बात करेंगे जयपुर सीरियल ब्लास्ट का और बात यह भी होगी कि आखिर लचर जांच का दोषी कौन है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़े गंभीर टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट के 4 आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ शर्तें जरूर लगाई। केस को अब चीफ जस्टिस की बेंच को भेजा जाएगा। अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी, तो 3 सदस्यीय पीठ इसको सुनेगी। 13 मई 2008 को जयपुर में 8 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई थी। तो बेहद सनसनीखेज ये धमाके थे, दुखद था। एटीएस ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से निचली अदालत ने 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को जांच थ्योरी को गलत बताते हुए जयपुर बम धमाकों के उन 4 आरोपियों को बरी कर दिया था, दोष मुक्त कर दिया था। अपने फैसले में बेंच ने कहा कि जांच अधिकारी को कानूनी ज्ञान नहीं था, इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ भी डीजीपी कार्रवाई करे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पर जो कार्रवाई की बात थी उसको नहीं माना। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला संस्थागत विफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दोषपूर्ण जांच सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी जांच एजेंसी और सरकार के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। ब्लास्ट में पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए 11 साल 7 महीने के लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा और अंत में फैसला उनके हक में नहीं है। आज की डेट में अगर ये देखा जाए तो पीड़ित परिवारों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जबकि राज्य सरकार को अपील करने में 40 दिन लग गए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले को हल्के ढंग में लेने और तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने जानबूझकर इतने गंभीर मामले को हल्के में लिया, नहीं तो निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखते। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये मामला रहा और इस पर क्या किसकी कमी रही, क्या संवेदनशीलता की कमी रही, क्या सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में हमारे 2 साथी संवाददाता मुरारी गुप्ता जयपुर से और साथ ही साथ विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ 2 विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है लक्ष्मीकांत जी, और दुष्यंत नागर जो कि राजनीतिक जिसको कहना चाहिए कि विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दुष्यंत नागर जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। मुरारी गुप्ता, अगर आपके साथ इस मामले की शुरुआत करना चाहें, आप कहाँ चूक हो गई एटीएस से, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि ये मामला आपने शुरू से फॉलो किया है जयपुर ब्लास्ट का। बिल्कुल निखिल, यदि इसको कहें तो लगभग 1300 लोगों की इस मामले में गवाही हुई है, लेकिन जो जयपुर के बम ब्लास्ट पीड़ित है उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। 15 साल इस पूरे मामले को हो गए हैं। लोअर कोर्ट से जो पीड़ित हैं उनको उम्मीद बंधी थी कि उन्हें न्याय मिलेगा। 4 लोगों को फांसी की सजा भी हुई थी, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया तो राज्य सरकार की कह सकते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, आरोप भी लगाती है कि तुष्टीकरण और लापरवाही की वजह से हाई कोर्ट में एक बहुत हल्की पैरवी की वजह से ये मामला जो पीड़ित हैं उनके विपक्ष में गया। उन्हें जो फांसी की सज़ा 4 आरोपी को दी थी वो निरस्त कर दी गई। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ भी जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय नहीं मिला। तो कुल मिला के जो इस मामले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जिस तरह की पैरवी की गई, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की और मामले को हल्के से लेने की वजह से जो जयपुर बम ब्लास्ट के पीड़ित हैं उन्हें लगभग 15 सालों से न्याय नहीं मिल पाया है। हालांकि मामला अभी चूंकि सीजीआई की पीठ के समक्ष जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या कोई उम्मीद जो जयपुर बम ब्लास्ट के पीड़ित हैं उनको मिल सकती है। तो देखते हैं जिस उम्मीद की बात आप कर रहे हैं, सियासत जिसको कह सकते हैं अपन लोग। जी 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 सियासत की बात तो करेंगे ही, लेकिन जिस उम्मीद की बात आप कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, किस तरह का रुख रहा उसका, क्योंकि उसका भी फैसला हमने देखा। और जब हम ये बात कहते हैं कि 80 लोगों की जान गई, 185 लोग इसमें घायल हुए थे, तो ये समझा जा सकता है कि कितना गंभीर यह मामला है। आतंकी सीरियल ब्लास्ट का मामला है और उसमें पीड़ितों को निश्चित तौर पर ये सभी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद है।
बिल्कुल निखिल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए दिखते हैं इस मामले में, क्योंकि जो मामला है वो मौत की सजा से जुड़ा हुआ है। इसलिए संदेह का जहां पर एक जरा सा भी आउट ऑफ डाउट हम कहें कि बिल्कुल कहीं भी संदेह की बात है, उस पर फांसी की सजा जैसे गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट पलट नहीं सकता हाईकोर्ट के आदेश को। कोर्ट ने ये माना कि हाईकोर्ट के आदेश में उसको ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है जिसके चलते वो तुरंत इस पर अंतरिम रोक लगाए। हालांकि अपील पर आगे सुनवाई होगी, लेकिन आप देखें जिस तरह से हाईकोर्ट ने न केवल फांसी की सजा को उस पर रोक लगा दी, बल्कि इन लोगों का एक्विटल भी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जो जमानत दी जाएगी उसको लेकर के लिए कड़ी शर्तें रखी जाएं, जैसे पासपोर्ट सरेंडर कराया जाए, एटीएस के सामने हर दिन इन लोगों की पेशी हो, ये शहर छोड़ के जाएंगे तो सूचना दें पुलिस को, देश छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। ये सारी शर्तें लगाई गई हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं, बिल्कुल जांच एक टेंटेड इन इन्वेस्टिगेशन है जिसका खामियाजा पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ता है। और अभी इसमें आप एक चीज और देखेंगे, नॉन सीरियसनेस आप इस बात से भी देखें कि एक तो विपरीत आदेश आया हाईकोर्ट से, और उसके बाद उसकी अपील में आप फर्क देखिए कि पीड़ित परिवार जो कि सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले किया और राज्य सरकार की जो अपील आई है वो 40 दिन बाद आई है। तो ये भी एक तरफ दिखाता है कि न केवल जांच के स्तर पर कितनी गंभीरता बरती गई, बल्कि जब फैसला आ भी गया है हाई कोर्ट से, उसके बाद भी कितनी गंभीरता बरती जा रही है, ये एक इसकी तरफ भी इशारा करता है। तो पुलिस की लचर लापरवाही जो कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर रिकॉर्ड कराया, और यहाँ तक कि आईओ के खिलाफ विशेष रूप से टिप्पणियां भी कोर्ट ने की, तो वो तो है ही है। इसके अलावा जो अपील में आप कंटेक्स्ट देखें वो भी इस बात को उठाता है कि मामले को लेकर के प्रशासन, सरकार कितने गंभीर दिखते हैं। जी निश्चित तौर पर। दुष्यंत नागर जी, आपको लगता है कि इतनी लचर जांच और वो भी इतने महत्वपूर्ण, जिसमें आतंकी घटना हुई हो, 80 लोगों की जान चली गई हो, 185 लोग घायल हो गए हो, पूरे जिसको कहते हैं कि पिंक सिटी को दहला कर रख दिया था इन आतंकियों ने, और उनके खिलाफ इस तरह की लचर जांच, इतनी बड़ी लापरवाही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। क्या कांग्रेस की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की नहीं बनती, क्योंकि ये घटना हुई थी उस वक्त राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एसआईटी का जो गठन किया गया वो भाजपा की सरकार ने किया, जिन अधिकारियों को चुना गया जांच अधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुना। राज्य सरकार को बिना वजह के आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वर्तमान गहलोत सरकार के सत्ता में आने के बाद 2019 में लोअर कोर्ट से इन सभी आरोपियों को सजा हुई थी। मैटर हाई कोर्ट का है, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दाखिल की है, लेकिन बार बार उसको राज्य सरकार की विफलता, राज्य सरकार ने सही काम नहीं किया, जांच अधिकारी ने ठीक काम नहीं किया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, वसुंधरा जी जो तुष्टिकरण बता रही हैं, उन्होंने ही लोगों को तय किया था कि भाई ये लोग इसकी जांच करेंगे। निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी दोनों पार्टियों की है, और ये सामूहिक जिम्मेवारी का मामला है कि इतने बड़े अपराध में लोग बरी हो गए, तो भाई ये कैसे संभव हुआ? जहां मिलजुल के काम करना चाहिए वहां एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है, राजनीति करी जा रही है। ये बड़े दुख का विषय है। हाई कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नंबर स्कोर करने में लगी हुई है, किस तरह से नंबर स्कोर कर रहे हैं, राज्य सरकार को नीचा दिखाएं। भाई आप अन्य मुद्दों पर राजनीति करिए। ये देश की, राज्य की सुरक्षा का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। वही अधिकारी भाजपा के शासनकाल में थे, वही अधिकारी कांग्रेस के शासनकाल में है। जी दुष्यंत जी, जो आम नागरिक है, जो आपने आखिरी बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आतंकवादी गतिविधि का मामला है, हर व्यक्ति चाहता है कि इसमें जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। मैं ये चाहूंगा कि ये इसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो कांग्रेस के ऊपर निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि अगर वो चाहते तो जो जांच अधिकारी है उसको बदल सकते थे। आपकी सरकार रही है, अभी ये फैसला आया है, 4.5 साल तो कम से कम आपकी सरकार रही थी। उसके साथ ही साथ अभी जो लेटेस्ट अगर देखा जाए, 40 दिन लिए अपील करने में। बहरहाल ये सारे प्रश्न जो है वो लक्ष्मीकांत जी इस पे ये प्रश्न पूछे आपसे, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत जी से आपका प्रश्न पूछ लेता हूं पहले। लक्ष्मीकांत जी को चर्चा में ले आते हैं। लक्ष्मीकांत जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त, इसलिए सारी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी की बनती है और वो पॉलिटिकल स्कोर करना चाहती है यहाँ पर। देखिए दुष्यंत नागर जी, आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से थी जब बम ब्लास्ट हुए थे, लेकिन 4 महीने के बाद ही राज्य में सरकार बदल गई। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसी के बीच में पाटला हाउस एनकाउंटर हो गया। पाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो उसमें पता चला कि जो वहां दो लोग मारे गए पाटला हाउस एनकाउंटर में, वो जयपुर बम ब्लास्ट में शामिल थे, और एक अभियुक्त को वहां से जिंदा पकड़ा था।
दुर्भाग्य से 4 महीने के बाद सरकार बदल गई। 2008 से लेकर 2013 तक इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बड़ी लंबी लंबी तारीखें पड़ती थी, उसके ऊपर कोई जांच को प्रोग्रेस नहीं थी। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस राजस्थान में आई तो इसमें प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया, एक सीनियर अधिकारी को इसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया और हाईकोर्ट जो लोअर कोर्ट है उसमें पैरवी की। उसी का परिणाम है कि 2013 से 18 तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो केस मजबूत हुआ उसको आधार बनाकर 2019 में जो लोअर कोर्ट है उसने अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। 2018 में अंतिम में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई उसके बाद यह फैसला आ गया। उसके बाद ये अभियुक्त हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में आप समझिए कि हाईकोर्ट में सरकार का डबल एजी जो इस केस के लिए नियुक्त किया गया था वो 48 पैरवी में गया ही नहीं, कोर्ट में ही पेश नहीं हुआ। उसने अपनी तरफ से किसी एक जूनियर वकील को वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया। और आप पूरे के पूरे इस केस में हाईकोर्ट में जो ऑफिसर है इस केस को देखने वाले उनको और सरकारी वकील के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो डबल एजी है उनका बयान है, सरकार ने उनको बर्खास्त भी कर दिया, राजस्थान की सरकार ने, उनका बयान है कि हमारे और सरकार के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था इसको लेकर। तो जो जिस केस में 80 लोगों की जान चली गई, जिसमें 200 लोग घायल हो गए, 200 से ज्यादा लोग जिसने राजस्थान के माथे पर इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है, उस केस में कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त किए हुए डबल एजी के पास इतना समय नहीं था कि वहां जाकर वो बैठ जाए। इसमें एक बड़ा सवाल है सर। आपने दुष्यंत नागर जी ने कहा कि इसमें पॉलिटिकल बात मत करिए, पॉलिटिकल बात इसमें है। और पॉलिटिकल बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस केस से जुड़े हुए 2 आतंकी पाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे और आपने सलमान खुर्शीद का वो बयान सुना होगा, बहुचर्चित बयान, कि उन केस में जो 2 आतंकी मारे गए थे उनकी लाशों को देखकर सोनिया गांधी रोने लग गई थी। तो ये जो 2 लोग मरे थे, इनके जो 4 साथी राजस्थान में जयपुर की जेल में बंद है, राजस्थान की सरकार उनके खिलाफ कैसे पैरवी करेगी? अगर इनको फांसी चढ़ जाती तो फिर सोनिया गांधी रोने लग जाती। तो ये जो देखिए ये इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। दुष्यंत जी की बात आप कर रहे थे, उनको बोल लेने दीजिए, आपके पास आप कर रहे हो। जी चलिए नहीं लक्ष्मीकांत जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी, उसका दुष्यंत जी से जवाब लेंगे। जी तो जो लोग लाशें देखकर रो गए थे, जिन आतंकियों की लाशें देखकर रोए थे सलमान खुर्शीद के बयान के आधार पर, तो आज अगर राजस्थान की सरकार की पैरवी की वजह से हाईकोर्ट इनकी सजा को बरकरार रख देता तो वो फिर रोते उनकी लाशों को देखकर। इसलिए राजस्थान की सरकार की मजबूरी थी कि उन्होंने ठोस पैरवी वहां पर नहीं की। और दूसरा आप देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी जो पीड़ित लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सरकार को 40 दिन लग गए सुप्रीम कोर्ट जाने में भी। तो आप इस बात से समझ लीजिए दुष्यंत जी चलिए दुष्यंत जी के पास आते हैं। दुष्यंत जी लक्ष्मीकांत जी आपने अपनी बात कह दी, दुष्यंत जी के पास आते हैं। देखिए जी निखिल जी, बटला हाउस एनकाउंटर हुआ किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधीन शासन व्यवस्था आती है, दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है। कांग्रेस की सरकार के दौरान हाउस पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, बाटला हाउस एनकाउंटर की बात नहीं हो रही। बात ये लोग गलत बात कर रहे हैं, कहीं पब्लिक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है। श्रीमती गांधी के विषय में बार-बार राजनीति में स्कोर डालने के लिए झूठ बोलते हैं। नहीं, ये बयान तो सलमान खुर्शीद का था, ये बयान तो सलमान खुर्शीद का था। फिर भी हम इस बयान को अभी लेकर नहीं आते। दुष्यंत जी प्रश्न ये पूछा जा रहा है, सरकार का बयान नहीं मान सकते। दुष्यंत जी सुन तो लीजिए सवाल। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी, लक्ष्मीकांत जी ने भी कहा, जो और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के पीछे ये जो सारा खेल है, इस वजह से संवेदनहीनता दिखाई गई, इस वजह से जांच में तेजी नहीं दिखाई गई। देखिए जी, राज्य सरकार ने बिल्कुल तुष्टीकरण का कार्य नहीं किया। जिस अधिकारी के विषय में लापरवाही के विषय में भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा उसको बर्खास्त किया गया। 40 दिन के समय की बात कही तो परिणाम रह जाए, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस न्याय मिलेगा। अगर कहीं कोई लापरवाही किसी अधिकारी की रही है, कोई कमी रह गई है, उस पर सरकार ध्यान देगी, सही से पैरवी होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपको लगता है इस केस को आप लोग फॉलो करते रहेंगे? नहीं, हम तो कर ही रहे हैं। हम तो फर्स्ट डे से कर रहे हैं। मैंने तो आपको एग्जांपल भी दिया, 2013 से 18 तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी ने इसको सीरियस लिया, केस ऑफिसर स्कीम में इसको लिया, एक बड़े सीनियर अधिकारी को उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया, तभी तो जाके उनको फांसी हुई है। तो हम लोग तो लगे हुए हैं, हम पीड़ित परिवार के भी साथ हैं, हमारे पूरा हम लोग पूरी तरीके से उनके पीछे खड़े हैं। 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है राजस्थान में, तो जो सरकार के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में जो मजबूत पैरवी हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार इसमें करने वाली है। चलिए देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस सारी चर्चा में, चाहे वो राजनीतिक कवायद हो या फिर लीगल इश्यूज हो, उसमें सभी लोग ये चाहते हैं एक
सुर से, एक स्वर से कि जो पीड़ित हैं, 80 लोगों के मारे जाने की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। 185 लोग घायल हुए थे, आतंकी गतिविधि थी। कम से कम पीड़ितों को न्याय जरूर मिलना चाहिए, ये सभी की इच्छा है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, दुष्यंत नागर जी, मुरारी गुप्ता और विकास सारथी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया।